चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कैपेसिटर में लेक्चर नंबर 5 और टॉपिक क्या है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे। अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ पढ़ेंगे। अभी तक जो पढ़ रहे थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर उसमें मीडियम क्या था, मीडियम आपका एयर था, ठीक है, ये पढ़ा था हम लोग ने और फोर्स भी निकाला था, है ना। देखो सब कुछ याद कर लो वापस से। जो अगर दो आपकी प्लेट होती है ना, उनको हमने एक फिक्स सेपरेशन डी के बीच रख दिया, सेपरेशन पे रख दिया, और हमारा एक आपका प्लेट क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव, तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। हमने इन दोनों के बीच में एक पॉइंट पी ले लिया जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना सीख लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता निकल के आया था टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एल, ठीक है। और अगर हमने मीडियम यहाँ पर एयर रखा है तो बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और मीडियम अगर बदल देंगे तो क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, एप्सिलॉन आर, ठीक है, ई आर नहीं भेजते बेटा, ठीक है। आगे फिर उन्होंने पोटेंशियल भी निकाला था, पोटेंशियल का रिलेशन मिल गया था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, क्या था V इज इक्वल टू E इंटू डी। अगर E की वैल्यू कितनी थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एल, तो D क्या है उसके बीच की दूरी, तो निकल जाएगा ना। यहाँ से फॉर्मूला बन गया सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन एल। तुम्हारी कॉपी में लिखवाया हुआ हूँ, देखना अभी। एप्सिलॉन एल इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन एल आर, ठीक है, देख लो अभी लिखा है तुमने, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ऐसे लिखा होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अगर ये एयर होगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा सिग्मा D अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? सिग्मा क्या होता है, ये सर सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। इसका मतलब है कि अगर टोटल चार्ज पूरी प्लेट के ऊपर जिसका एरिया कितना है A, तो टोटल चार्ज को Q को डिवाइड कर दें एरिया क्रॉस सेक्शन से, तो क्या बन जाएगा सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या जाएगा Q अपॉन A, ठीक है। तो Q अपॉन A इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट हमने V भी निकाल लिया, ठीक है, हमें Q भी पता है, हम C निकाल सकते हैं। C का फॉर्मूला क्या था Q अपॉन V, वैल्यू उठा के पुट कर दिया बस। Q और V की वैल्यू कितनी है ये निकाली हुई तुमने, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया भाई A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन G, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये भी एक फॉर्मूला है जिसको आपको नोट करना है। अब हम लोग इसी चीज को मीडियम के फॉर्म में सीखेंगे। उसके पहले हमने सीख लिया था कि यार अगर हमें फोर्स निकालना है, मतलब कूलम्ब्स लॉ वाला अगर हम कंसेप्ट लेके चलें, तो जब कोई भी दो चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या होता है, एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना, पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव को अपनी तरफ खींचता है ना। तो उनके बीच में, और नेगेटिव भी क्या होगा आपका अपोजिट फोर्स लगाएगा, अपोज करेगा। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, अगर एक दूसरे खींच रहा है तो दूसरा भी पहले वाले को खींचेगा, ठीक। जिसका फॉर्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। बहुत फॉर्मूले पे मत जाना, बस तुम कंसेप्ट पकड़ के चलो। तो यहाँ से एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्या होता है इलेक्ट्रिक रिलेशन, क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर मैंने बोला कि प्लस Q लगा रहा है फोर्स किस पर, माइनस Q पर, तो हम फोर्स को डिवाइड कर देंगे किससे, जिस पर बल लग रहा है, जो कि माइनस Q पे बल लग रहा है, ठीक। तो यहाँ से क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो तुम्हें ये नहीं आता है लेकिन तुम्हें ये तो पता है ना, तुमने अभी निकाला हुआ जो कि कितना था सिग्मा अपॉन, देखो पीछे लिखा हुआ, अगर अभी भी नहीं आ रहा तो ध्यान से देखो, ये क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एल। अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एल, और टोटल देखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करंट जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन एल, सॉल्व करके। तो ये अगर फॉर्मूला तुम्हें मैंने बता दिया, सिखा दिया, तो तुम क्या करोगे, ये क्या होगे, F निकालना आसान है, कुछ नहीं करना है सर, F बराबर E इंटू माइनस ऑफ Q, ठीक है, ये हो गया। तो इसका मतलब E की वैल्यू आपने अभी सिखा दी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन एल इंटू माइनस ऑफ Q, ठीक है। देखो फोर्स भी तुमने निकाल लिया, ठीक। अच्छा, फिर मैंने बोला कि जो फोर्स हमारा आया वो ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या है, इस तरफ है ना, पॉजिटिव से बाहर की तरफ होती है, और बल की दिशा क्या है, वो खींच रहा है ना, अट्रैक्ट कर रहा है, तो विपरीत हो गई ना, तो अपोजिट हो गई। इसका मतलब है डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है नेगेटिव साइन। फिर मैंने आपको सिखाया कि फोर्स तो निकाल लिया, अगर हमें फोर्स पर यूनिट एरिया चाहिए, क्या चाहिए, फोर्स पर यूनिट एरिया चाहिए, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। तो F अपॉन ए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने कहा था ना एक जगह बना के। तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड का मतलब से पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो क्या जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, किसके लिए, एयर के लिए। मैंने बोला था ना एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है जब हम एयर की बात करते हैं, ठीक है।
तो अगर इस पूरे फोर्स को हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट, हमने क्या कर दिया ई के फॉर्म में लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर। अब पूरे इसको डिवाइड करेंगे एरिया से तो क्या बन जाएगा, ये पी को ही कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। लिख लो इस बात को, पी इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। और एक इसका एक और नाम होता है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी कोई तुमसे पूछेगा तब भी तुम्हें पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है, ठीक है। और तुमसे अगर पूछेंगे फोर्स पॉइंट एरिया तब भी तुम्हें पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है। और जब तुमसे पूछेगा बताइए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, तब भी आपको पता होना चाहिए कि वो क्या पूछ रहा है। तीनों में एक ही आंसर होगा और उसका आंसर होगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। फॉर मीडियम यही चीज सब चेंज हो जाएगी और ये बन जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। समझ रही है? बताइए भाई, संस्कृति पढ़ रही है कि नहीं आप? चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। तो इसी से आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर हमने एक डाइलेक्ट्रिक को प्लेस कर दिया है तो उसके क्या क्या इफेक्ट होंगे। आपको याद होना चाहिए कि आपके दिमाग में एक डायग्राम होना चाहिए जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सिग्मा पॉजिटिव, इस पे क्या हो जाएगा सिग्मा नेगेटिव। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव। इनके बीच की दूरी कितनी है d, ठीक है। मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया। द इंसुलेटर इन विच माइक्रोस्कोपिक लोकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। अरे ये क्या बोल दिया यार, माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा छोटे लेवल पर, है ना। क्या हो रहा है, चार्ज क्या हो रहे हैं बताइए, चार्ज टेक प्लेस। आपका डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज आपका डिस्प्लेस हो रहा है। अच्छा, इंसुलेटर बोल रहे हैं बेटा, इंसुलेटर क्या होता है, ऐसा धातु जिस पर, हाँ ऐसा धातु जिसपे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, जैसे लकड़ी, है ना। ये हो गया, इसका मतलब है इंसुलेटर जब कोई बोलेगा बेटा तो इसका मतलब उसका किसी प्रकार का फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है शहनवाज, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है कंडक्टर से, जैसे धातु जो होता है उसमें क्या होता है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। वो कहीं भी जा सकते हैं, वो आपके बॉन्ड बना के नहीं बैठे हैं, वो खाली बैठे हुए हैं, फ्री कह रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक्स्ट्रा है, बॉन्ड जो बना हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, केमिस्ट्री पढ़े ही होगे। बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी धातु बनेगी तो उसमें बॉन्ड बनेगा, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब उसके सिवाय भी जब एक्स्ट्रा उसके पास चार्जेस हैं जो कि पूरी सतह पर कहीं पर भी आ जा सकते हैं, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब वो रहता है तभी आपका क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो करेगा, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, या फिर कह सकते हैं करंट फ्लो करेगा हमारे किसी भी सब्सटेंस के अंदर। अगर ये प्रॉपर्टी जिसके अंदर नहीं है, जिस सब्सटेंस के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, वो आपका इंसुलेटर कहलाता है। तो इंसुलेटर में इसका मतलब है कि आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो हैं, लेकिन वो बॉन्ड बना के बैठे हैं, फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो फिर वो मोशन भी नहीं करेंगे, और जब चार्ज मोशन नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन ध्यान से, अब मैंने बोला जैसे मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, मैंने बोला कि पॉजिटिव, क्योंकि यार ये मैटर होगा, आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे ये पेन है, तो ये भी आपका पॉजिटिव नेगेटिव इसके अंदर होगा, लेकिन न्यूट्रल रहेगा। मतलब इंसुलेटर है तो ये न्यूट्रल रहेगा, तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव, है ना, इस प्रकार से कुछ, ठीक। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, हमने ये नहीं बोला कि हम बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, मतलब ऐसा कुछ हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, तो ये तो जरूर हो जाएगा, सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मैंने नहीं बोला कि बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन आप बस में बैठे हुए हो, तो बस में ऐसा हो सकता है कि आपके अलग अलग जेंडर जो है साथ में बैठ सकते हैं, कोएड बस है, कोई भी कहीं बैठ सकता है। फिर एक स्कूल की बस हो गई, कंपलसरी कर दिया कि सारे आपके फीमेल कैंडिडेट एक तरफ बैठेंगे और मेल कैंडिडेट एक तरफ बैठेंगे, तो अब ये क्या हो गया, बस में है उतने ही लोग ना, कि नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज हो रहा है, तो ओरिएंटेशन आपका इस तरीके से अरेंज हो जाएगा कि एक तरफ सारे नेगेटिव, एक तरफ सारे पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? जिससे कि इसके अंदर करंट की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो उसका मतलब समझ में आया जो मैं बता रहा था। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो होगा क्या, इधर से मैंने
इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो क्या होगा, सारे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब दूसरा डायग्राम बनाएंगे, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दिया, अब इसको मिटा के मैं चेंज करने वाला हूँ, क्या करूंगा, चेंज करूंगा, ठीक है। तो सारे नेगेटिव चार्ज को एक तरफ कर दूंगा और सारे पॉजिटिव को एक तरफ। तीन ही बनाए थे ना, तीन पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इसके कारण ये होगा कि अभी हमने सीखा है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करता है। इसका मतलब इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर इसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इसकी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई जो कि अपोजिट दिशा में है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो मेरा ही विपरीत हो गया, मेरे विपरीत खड़ा हो गया ये आके, है ना। तो ये मेरा क्या करेगा, मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करेगा क्योंकि मुझसे अपोजिट डायरेक्शन में ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपके डायलेक्ट ईडी लिख रहा हूं इसको मैं, ठीक है। ये क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक की अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अभी बस थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट सीखो, अभी मैं पूरा अच्छे से सिखाऊंगा आगे। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टर अप टू अ सर्टेन वैल्यू ऑफ फील्ड डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। इफ द फील्ड एक्सीडेड दिस लिमिटिंग वैल्यू फॉर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दे लूज देयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी एंड बिगिंस टू कंडक्ट। अच्छा ये बताओ, कभी देखा है कि पेड़ में आग लग जाती है? देखा है कि नहीं? पेड़ तो इंसुलेटर होता है, नहीं देखा? बिजली गिरती है पेड़ में आग नहीं लगती? तो बिजली गिरेगी तो तुम्हारे लिए स्क्रीनिंग थोड़ा ना लगाएंगे कि तुम जाके आराम से खड़े होके देखो, तब बिजली भगवान कहेंगे अब हम गिरा रहे हैं। अरे कहने का तात्पर्य है कि अगले दिन न्यूज में आता है ना कि गांव में बिजली गिर गई, 2 लोगों की मौत हो गई और वो पेड़ में आग लग गई, घर में आग लग गई, ऐसा कुछ सुने नहीं हो? हाँ, कह रहे हम देखे नहीं है, तो आपके लिए सिनेमा हॉल की तरह हम उसमें अरेंजमेंट करवाए हैं ना। कहने का मतलब है कि वो आग इसलिए लगती है, इग्निशन इसलिए होता है जब बहुत हाई वोल्टेज ढेर सारे चार्ज आ जाते हैं। तो अभी सिखाया था कि रोटी खाओगे तो आपकी ताकत बढ़ेगी, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है ना। वैसे ही सोचो ढेर सारे चार्ज पेड़ के ऊपर आ गए, क्योंकि जब बादल से आता है बिजली आती है, ढेर सारे बहुत लार्ज, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना लार्ज। तो क्योंकि आज तक हम लोग इतने रिसर्च करते हैं, इतने आगे निकल गए हैं ना, इतने अमेरिका जैसी देश भी है जो अपने आप को कहते हैं सुपर पावर, है ना, कहते हैं हम एलियन पकड़ के ले आएंगे, है ना। वो भी आज तक जो है, जो आपकी नेचर देता है चार्ज को इतनी देर से स्टोर नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इतनी बड़ी बैटरी बनी ही नहीं आज तक कि हम उसको स्टोर कर पाए। स्टोर करने जाएंगे तो हमारा बनाया हुआ चीज ही उड़ जाएगा, ठीक। तो उसको हम कहते हैं जहां जा रहा जाने दो, है ना। तो इंसुलेटर होता है, लकड़ी तो इंसुलेटर होता है, लेकिन इतने लार्ज चार्ज आते हैं कि उसका जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो कंडक्टिंग में चेंज हो जाता है, जिससे कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज उस लकड़ी के ऊपर से भी फ्लो कर जाते हैं। वैसे ही कह रहे हैं कि अब क्या होने लगे, हम इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे कि इनका बॉन्ड ही तोड़ दें हम, है ना। जैसे ही बॉन्ड तोड़ेंगे वैसे ही फ्री हो जाएंगे। हमने क्या बोला था, ये इंसुलेटर इसलिए बना पड़ा है क्योंकि इसका फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास कोई फ्री आदमी नहीं है कि इधर उधर जा सके। अगर ये फ्री हो जाए, मतलब इनका बॉन्ड टूट जाए, तो इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, प्रोटॉन अलग हो जाएगा, मोशन हो सकता है ना। तो मोशन जैसे हो जाएगा, मोशन ऑफ चार्ज ही तो होता है आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी। तो अब ये कंडक्टिंग हो जाएगा ना। तो वही कह रहे हैं कि जैसे ही आप उसकी स्ट्रेंथ के बियॉन्ड चले जाओगे, अब वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को अपने छोड़ देगा और वो कंडक्टर, ठीक। Dielectric strength is defined as the maximum value of electric field that a dielectric can withstand. Withstand का मतलब होता है जितना वो झेल सकता है, ठीक है, without breakdown. Breakdown का मतलब जो मैंने बताया, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक। यूनिट क्या होगा इसका, वोल्ट पर मीटर, ठीक। डायमेंशन क्या होगा, m1 l1 t - 3 a -1। लिख लो फटाफट, लिखो भाई, हाँ काम की बातें लिखो। जो ये वाला पॉइंट है जरूर लिखना। अब ये लिख लो बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद आएगा, तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। लिख लो फटाफट लिख। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए टाइप ऑफ आपके डाइलेक्ट्रिक क्या है। अगर हम कह रहे हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, क्या हुआ बताओ। नॉन पोलर का मतलब क्या हुआ, एक आपका हो गया पोलर, एक ये यार ये सब तो केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तुम लोगों। हाँ, नॉन पोलर क्या होता है बताओ। पोलर मटेरियल होता होगा, एक नॉन पोलर होता होगा ना, सर ने पढ़ाया होगा कुछ, क्या डायपोल मोमेंट फॉर डायपोल। बहुत बढ़िया, ये तो फिजिक्स ही है, बता रहे तुमने। डायपोल मोमेंट का मतलब क्या हो गया, एक माइनस क्यू चार्ज होगा, एक प्लस क्यू चार्ज होगा, है ना, और उनके बीच में एक स्मॉल सेपरेशन होगा जो कि 2 का मल्टीपल होगा, है ना, और उनका एक ओरिएंटेशन होगा जो कि साथ में चलेगा प्लस और माइनस का, और एक डायपोल मोमेंट होगा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। चलिए ठीक है, देखते हैं जरा। इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज,
क्या कह रहे हैं, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड, मतलब कि कंसेंट्रिक सर्कल की तरह होगा, है ना, सेंटर सबका सेम होगा इन दीज एटम और मॉलिक्यूल बिकॉज दे आर सिमेट्रिक। वो कैसे हैं, सिमेट्रिक हैं। द डाइपोल मोमेंट इज जीरो इन नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल स्टेट में डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो, कंसेंट्रिक हो जाएंगे, सेपरेशन ही खत्म कर दिया ना यार। ठीक, आगे देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड दे एक्वायर इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, क्योंकि अब उनके बीच में एक सेपरेशन हो जाएगा, एक तरफ सारे पॉजिटिव एक तरफ सारे निगेटिव। ठीक, तो अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक आपकी पोलैरिटी बन जाएगी जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी, जैसा कि इस फिगर में मैंने दिखाया था। पहले क्या था, सब अलग अलग थे, है ना, अब सारे पॉजिटिव एक तरफ सारे निगेटिव। ये क्यों हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अगर ये हटा देंगे तो वापस ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर वाली एक्टिविटी चल जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो। ठीक, तो ये आपका केस स्टडी आपको पहले ही सिखाई गई है। ठीक, आगे बढ़े, नेक्स्ट, पोलर, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डू नॉट कोइंसाइड, इस समय कोइंसाइड नहीं करेंगे इन दिस एटम और मॉलिक्यूल ड्यू टू एसिमेट्रिक शेप, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल, ईच मॉलिक्यूल हैज अ परमानेंट, अपनी अपनी खुद की इनकी क्या होगी, हर एटम की डाइपोल मोमेंट, मतलब प्लस और माइनस के बीच में कुछ ना कुछ सेपरेशन होगा, तो वहां पर एक डाइपोल मोमेंट भी होगा और उसका अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेशन करोगे तो फील्ड सेटअप हो जाएगी। The dipole are randomly oriented, so average dipole moment per unit volume of polar dielectric in the absence of external field is zero। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबके पास अपनी अपनी डाइपोल मोमेंट तो है और सेपरेशन भी है, लेकिन ये रैंडम ओरिएंटेशन है, मतलब अगर आप सबका एक एक करके सम करोगे तो नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। इसीलिए आपको जब रैंडम यूज करोगे इसको, तो बिना आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी प्रकार का आपके फील्ड में, किसी प्रकार के फील्ड में आपके डिक्रीज नहीं मिलेगा, इफेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड डाइपोल अलाइन हो जाते हैं एक डायरेक्शन ऑफ फील्ड के, क्या हो जाते हैं, इस तरीके से ओरिएंटेशन अपना कर लेते हैं, क्योंकि सब पर अब बराबर बल लग रहा है, तो सारे के सारे क्या होते हैं, एक फिक्स ओरिएंटेशन में आ जाते हैं और एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर सेटअप हो जाती है, किसकी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। समझ गए, एक के पास था ही नहीं और एक के पास था, लेकिन नेट जीरो आ रहा था। डिफरेंस सुन लो ध्यान से, पहले वाले में इसमें क्या डिफरेंस है, पहले वाले केस में यहाँ पर है ही नहीं डाइपोल मोमेंट, है ना, और इनके अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है वो फील्ड के आने के बाद, इनके पास है लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर है, जब हम सम करेंगे तो जीरो आएगा, इसलिए ये भी इनएक्टिव मोड में है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फिर से सारे पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ, और अब यहाँ पर आपका सेटअप हो जाएगी फील्ड। समझ में आ रहा है, लेकिन कहने का मतलब सारांश ये हो गया कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद ही एक्टिव मोड में आएंगे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे दोनों सेम नहीं है। ठीक है, आगे पोलराइजेशन क्या है, द अलाइनमेंट, जो आपका ये अलाइनमेंट हो रहा है इसी प्रोसेस को कहते हैं पोलराइजेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के आने के बाद जो सारे एक तरफ इकट्ठा हो जा रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या है, उसी प्रोसेस कहते हैं अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ परमानेंट और इंड्यूस्ड डाइपोल। परमानेंट वाला केस कौन सा हो गया, पोलर, और इंड्यूस वाले में नॉन पोलर। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट नोट करें, जो चीजें इंपॉर्टेंट है बस उतना ही नोट करें। चलो देखो, पोलराइजेशन वेक्टर, अब पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, क्योंकि भाई ये डायरेक्शन की बात हो रही है ना, डायरेक्शन डिफाइन करता है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट टू व्हिच मॉलिक्यूल ऑफ डाइलेक्ट्रिक टू बिकम पोलराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन कैसा हो जा रहा है आपका, डायरेक्शन ऑफ फील्ड की दिशा में हो जा रहा है। अच्छा, अभी मैं दो शब्द यूज कर रहा हूं, एक मैं कह रहा हूं डाइपोल मोमेंट कह रहा हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा हूं। जब भी मैं कहता हूं डाइपोल मोमेंट अगर फिक्स डायरेक्शन हो जा रही है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप होगी वो अपोजिट डायरेक्शन नहीं होगी। अगर आपको याद हो डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में अगर पढ़े हो, मुझसे ही पढ़े हो, तो आपको अच्छे से पता होगा, अगर एक प्लस क्यू है और अगर एक माइनस क्यू है, इनके बीच की दूरी क्या है, सेंटर सेंटर कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ सम डी। ठीक है, तो क्या होगा, डाइपोल मोमेंट हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा, है ना, पी वेक्टर ये होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी,
ठीक है, यही होगा ना। चल, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हमें अच्छे से पता है कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो ये हो गया E प्लस, और नेगेटिव चार्ज हमेशा इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड करता है, ये हो गया E माइनस। दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, वो इन दोनों का सम हो जाएगा, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी E, और उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, प्लस Q से माइनस Q की तरफ। यहां से मैं ये समझाना चाहता हूं कि डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मोमेंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। लेकिन इन दो चार्ज की बात कर रहा हूं। अगर अब मैं अपने कैपेसिटर की बात करूं तो मेरा कैपेसिटर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा यार, मेरे कैपेसिटर के हिसाब से तो डायपोल मोमेंट मेरा मदद कर रहा है, क्योंकि क्या होगा, सारे नेगेटिव चार्ज, अब ये डॉटेड लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिख देता हूं, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है। अब हुआ क्या, जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब मैंने कैपेसिटर के बीच में इंसर्ट कर दिया, दोनों के बीच जो जगह थी, देखो दो प्लेट, मेरे दोनों हाथ के हैं दो प्लेट, इसके बीच जो आपको एयर दिख रहा है उसकी जगह मैंने ये यहाँ पर स्लैब इंसर्ट कर दी। हुआ क्या, अब ये मेरे पॉजिटिव, जो मेरी पॉजिटिव प्लेट है ये वाली है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है किधर, निगेटिव की तरफ, है ना। तो ये मेरी पॉजिटिव वाली क्या कर रही है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर सारे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रही है, कनेक्ट नहीं हो रहा है, गैप होता है, ठीक है, टच नहीं करता कभी भी। अब ये नेगेटिव सब एक तरफ हो गए और पॉजिटिव सारे एक तरफ हो गए। डायपोल मोमेंट जो सेटअप हुआ डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो क्या है, देखो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है या नहीं है ना। तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट हमेशा जो आपकी एक्सटर्नल फील्ड है उसके डायरेक्शन के साथ ही होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई किसके अंदर, स्लैब के अंदर, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब, वो क्या होगी, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मतलब ये क्या करेगी, अपोज करेगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड को। समझ में आ रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट था, नोट कर लो। तो पोलराइजेशन वेक्टर को हम लिख सकते हैं, लिखिए P वेक्टर, कैपिटल P वेक्टर is equal to n times of small p वेक्टर क्या हो गया, डाइपोल, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, लिख लीजिए इसको। ये लिखा मैंने डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक, किसके लिए, ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ठीक है बेटा। और आराम से सुनना, ठीक है। वेयर, यहाँ पे वेयर करके यहाँ लिख दे रहा हूँ, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। बेटा एरिया कैसे कह सकती हो तुम, है ना, कैपेसिटर में वॉल्यूम होता है, ठीक है, क्यूबिकल शेप हो सकता है, थिकनेस भी तो होगी, ठीक है। P क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ एन एटम, स्मॉल p क्या हो जाएगा, तो n नंबर ऑफ एटम होंगे तो n डाइपोल मोमेंट होगा, टोटल क्या हो जाएगा सबका एडिशन, ठीक है। डाइपोल मोमेंट ऑफ एन, और ना समझ में आया, देखो यार ढेर सारे बनाए हुए हैं अलग अलग, ठीक है, तो सबके डाइपोल मोमेंट ले लिए। इतना हो गया, मैं ये पार्ट मिटाऊं, ठीक, ये तो हो गया होगा अब तक। लिखिए फिर इसके आगे पोलराइजेशन वेक्टर को और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बताओ। फॉर्मूले पुट कर दो सारे जो अभी लिखे थे हमने, हाँ वैसे लिख सकते हो, क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो।
एन को भी तो आप स्प्लिट कर सकते हो, एन को भी तो लिख सकते हो चार्ज के फॉर्म में। अरे एन क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, और हर एटम का हमने चार्ज लिख दिया, वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम में लिखा हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू थिकनेस, तो वॉल्यूम में तो मिल जाएगा इससे, ये वॉल्यूम लिखा हुआ है और वो एक का चार्ज लिखा हुआ है, फिर ये डी डी काट दो, आंसर आ गया। ठीक है, क्या जाएगा ये, कहीं ना कहीं आपको भी पता है ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ड्यू टू आई नंबर ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सिग्मा आई रिप्रेजेंट्स इंड्यूस्ड, इंड्यूस का मतलब ये पहले था नहीं, पहले तो न्यूट्रल दिख रहा था हमें, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये अब हमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, क्योंकि दो अलग अलग एंड्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक फील्ड, मुझे एक तरफ सारे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी दिख रही है, एक तरफ सारे पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, नोट कर लें। तो अब इतना अगर आ गया तो हम लोग आसानी से यूनिट निकाल सकते हैं पी की। पोलराइजेशन वेक्टर की यूनिट क्या होगी, देखो न्यूमरेटर में क्या है चार्ज कूलम और नीचे एरिया मीटर स्क्वायर, तो क्या जाएगा यूनिट क्या आ जाएगी भाई, कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या आ जाएगा बताओ, साफ सुन लिया, 80 और L-2 इस जगह L-2 T और A लास्ट में, याद रखना पहले M आता है फिर L आता है फिर T आता है, उसके बाद ही कुछ और आ सकता है, तो A आखिरी में जाएगा, तो L-2 T 1 A 1। ठीक है, अब हम लोग डेरिवेशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, आगे बढ़ जाएं। अब इस डायग्राम का यूज करने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं डायग्राम नंबर ए फिर बी फिर सी की बात करूंगा। ठीक, ए का मतलब क्या, डायग्राम नंबर ए में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है और हमारे पास सिंपल क्या है, दो प्लेट है, उनके बीच में एयर है और आपको क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ई नॉट बोल दिया, तो ई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी एक फॉर्मूला लिखवाया था V इक्वल टू ई इंटू डी, तो ई नॉट इज इक्वल टू, क्योंकि जब हमें प्लेट होती है तो पोटेंशियल पता होता है, तो उस टाइम मान लेंगे कि प्लेट्स पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, V नॉट है। ठीक है, तो ई नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला लिख लो, लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड in the absence of ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पर कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, लिखते क्या, लेट ई नॉट वी नॉट ये सब लिखें क्या, चलो लिख देते हैं यार, नहीं तो तुम लोग, चलो हम डिक्टेट करें, लिखो 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 लिखो, लेट ई नॉट, तो इस लाइन को इसके बाद लिखना जो बोल रहे हैं, इसके बाद ये नीचे लिख लेना, एरो बना लेना, let E naught V naught, यहां लिख रहा हूं, चलो कोई एंड D नॉट। ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर C नॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, डी नॉट रहने दो, डी नॉट तो बस अंडरस्टूड है, एक और लिखना पड़ेगा हमको, इससे अच्छा हम लिखे ही ना, है ना, बी द इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा, फिर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, क्या है ये, कैपेसिटेंस इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, लिख लो इन द एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इन द के आगे एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, फुल स्टॉप, उसके आगे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, ये हेडिंग बना दो, तो यहां लिखूंगा मैं सीधे, तो क्या हो जाएगा, E नॉट विल बी इक्वल टू V नॉट अपॉन D, मैं D मान लिया। ठीक है, फिगर के, अब यहाँ कह देंगे D, अगर नहीं समझ में आ रहा है रिफर कर लेना फिगर।
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। इसको और क्या लिख सकते हैं भाई, और कोई फॉर्मूला किसी को पता है? सिग्मा वाला फॉर्मूला पता है, दैट इज हमने पहले भी निकाला हुआ है, पीछे डेरिवेशन करके आ रहे हैं, है ना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। वहां पर एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि एयर है बीच में, बीच में क्या है, एयर। और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा को चाहे तो हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन ए, तो ये हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर हो गया तेरा 1। ठीक है, ठीक। फिर अगेन लेट E, V, C be the again electric field, potential, capacitance in the presence of dielectric slab between parallel plate capacitor। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू V अपॉन डी। डी होगा क्या, हाँ, मैं क्या लिखने जा रहा हूँ देखना ध्यान से, ई नॉट माइनस ई आई। ई आई रिप्रेजेंट करता है जो डायलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई, जो तुम कह रही हो उस पे आएंगे, अभी नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये क्या लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया है ना, कुछ भी पढ़ा रहे हैं। अरे भाई ध्यान से देखो, जब पहले थी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, ई नॉट, तो बाद में भी तो वो ई नॉट ही होगी, लेकिन जब वो गया, जब वो प्लस वाले प्लेट से निकल रहा है तो वो ई नॉट बन के निकल रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा दूर जाता है वैसे उसको टकराव किससे मिलता है, डाइलेक्ट्रिक से। और डाइलेक्ट्रिक कहता है एक अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या बना रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, अब तुम जा रहे थे कोई तो पीछे ढकेल रहा है, इसका तुम्हारा अपोज कर रहा है ना, तो तुम क्या कहोगे, मेरा पूरा बल तो खर्च हो जा रहा है इसको अपोज करने में, है ना, तो मेरा नेट कितना बचेगा, जितना इसको अपोज करने के बाद हम बचेगा उतना ही आगे जाएगा, नहीं तो रुक जाएगा। तो इसका मतलब नेट क्या हो जाएगा, ई माइनस ई आई। ई आई का मतलब है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो गई, आपके वजह से इंड्यूस हो गई, वो थी नहीं लेकिन आपके आने से इंड्यूस हो जा रही है। तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अपन लिख सकते हैं ई माइनस ई आई। ठीक, ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन, हाँ, एप्सिलॉन नॉट। ठीक, उनके बीच में मीडियम तो वही है ना, एयर ही है। अरे जो प्लेट है और ये आपका स्लैब है उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, ठीक, वही तो फाइट हो रही है, वही तो फाइट होगी ना, स्लैब के अंदर जाती है, तो क्या हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर ए के फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बिकम क्यू माइनस क्यू आई अपॉन ए एप्सिलॉन। ठीक है, ये बन जाएगा आपका, बताओ, V अपॉन डी इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन। ठीक है, अब कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस एंड इन द एब्सेंस आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने लिखा सी नॉट, मैंने ऊपर लिख लिया है। सी नॉट का मतलब क्या है कि जब आपका एब्सेंस वाला केस है तो क्या हो जाएगा, सी नॉट विल बी इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक, सी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो क्यू अपॉन वी नॉट, इक्वेशन नंबर 3, एंड सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ध्यान से करना, क्या आ जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज की वैल्यू क्यू माइनस क्यू आई हो जाएगा डिवाइडेड बाई वी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। ठीक, तो अगर हम चाहें तो ई नॉट और ई का रेशियो निकालेंगे, ई नॉट और ई का रेशियो निकालेंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा इनके बीच में। जब निकाल के मुझे बताओ, देखो जो फॉर्मूला यूज करना हो उसी के साथ करना, वी नॉट अपॉन डी, वी अपॉन डी के साथ करना। ठीक है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट को क्यू माइनस क्यू आई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट से करना। ठीक है,
मैंने इसको अलग अलग फॉर्म में लिखा है, अगर ये करना है सिग्मा वाला करना है तो सिग्मा माइनस सिग्मा ही अपॉन एप्सिलॉन नॉट से करना, ठीक है। तो रेशियो निकालते हैं, ध्यान रखना, करके देखो। तो यहां से समझ में आ रहा है मुझे, कोई भी एक ही किया जाता, सब नहीं करना है, ठीक है। तो यहां से समझ में आता है ई नॉट अपॉन ई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन वी। लास्ट वाला कर लिया हमने, वी नॉट अपॉन डी डिवाइड बाई वी अपॉन डी। तो वी नॉट अपॉन वी बचेगा, नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? देखो ये भी तो ई नॉट के बराबर है, और ये क्या है, ये ई है, और ये ई के बराबर ही तो है ये आखिरी वाला, ठीक है। देखो तो अगर हम डिवीजन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, वी नॉट अपॉन डी डिवाइड बाई वी अपॉन डी, डी डी कट जाएगा, बचेगा क्या, वी नॉट अपॉन वी बचेगा, मैं डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से देखो इधर देखो 3 और 4 का यूज कर लो, ठीक, क्या आ जाएगा, सॉल्व करिए, c अपॉन सी नॉट, क्या आएगा, c अपॉन सी नॉट। तो c अपॉन सी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, q अपॉन q माइनस क्यू आई, ठीक। अभी रुके रहना आराम से, ठीक। इसी प्रकार से जब e नॉट अपॉन e करो, इस बार कौन सी वैल्यू लेना, इस बार आपके पास एक और वैल्यू है, कौन सी, ये वाली है ना। तो अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं इसकी वैल्यू बराबर होगी सर q अपॉन q माइनस क्यू आई, है ना। ये तो हमने e नॉट अपॉन e से निकाल लिया, शहनवाज थोड़ा इधर देखो, ठीक, कैसे निकाला देखो बड़े भाई, ये देखो e की वैल्यू क्या है, q माइनस क्यू आई अपॉन a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रुके रहना। और e की वैल्यू क्या है, e नॉट की वैल्यू क्या है, q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट। जब डिवाइड करेंगे दोनों में a एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, बचे क्या, q अपॉन q माइनस क्यू आई, ठीक, यही बचेगा ना। ये भी कर देते हैं, रुको यहाँ कर रहा हूँ, देखो कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो बता, आ गया, चलो देखो, ठीक है बेटा आ गया, अच्छी बात नहीं है, जिसको उसको देखो, ये आ गया, क्या लिखा मैंने, ई नॉट यहाँ से, ठीक, डिवाइडेड बाई ये ई की वैल्यू किसके बराबर, देखो यहाँ लिखा हुआ सब इक्वल टू लगा है ना, तो ये सारी वैल्यू बराबर होगी, तो ये जाएगा q माइनस क्यू आई अपॉन, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, q अपॉन, और अभी रुके रहना, एक और से दिखाते हैं। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 देखो, अगर हम 3 को डिवाइड करते हैं किससे, 4 से, तो फिर से देखो सेम वैल्यू मिल जाएगी, वी नॉट है और v, अगर दोनों ये इक्वल हो गए तो ये कट जाएगा, तो बचे क्या, q अपॉन, ठीक है। और इसकी वैल्यू मैं लिख दूं यहाँ डायरेक्टली, c नॉट अपॉन c, और बताओ, ठीक है, c क्या हो जाएगा, c नॉट अपॉन c, उल्टा करना पड़ेगा, c ये v है ना, नहीं ये नहीं, उल्टा करना पड़ेगा, रुको प्रूफ कर देते हैं, सब्र करो, क्या जाएगा ये q अपॉन v नॉट, फिर नीचे क्या जाएगा, q माइनस क्यू आई अपॉन v ऊपर चला जाएगा, v नॉट नीचे आ जाएगा, तो ये इनवर्स हो गया ना, इनवर्स हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बताओ, c अपॉन c नॉट, उल्टा होगा इसके, ठीक है। अब सिग्मा वाला बचा है, अभी सिग्मा वाला भी कर ही लो, तो ई नॉट अपॉन ई करो, क्या जाएगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस सिग्मा आई। और एक और बचा हुआ है एप्सिलॉन नॉट वाला, कौन से वाले से कर लें, इसी से कर लो, क्या आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट कर लें। और ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर अभी भी किसी को क्लियर नहीं हुआ, आखिरी वाले से बता दे रहा हूँ, एक लाइन में समझो, आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, सबकी कॉपी में, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, और मैंने आपको बताया हुआ है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के भी लिखा रहता है, ये कैपिटल के लिखा हुआ है, और ये के और एप्सिलॉन आर दोनों सेम चीज है, जिसको कहते हैं डायरेक्ट कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अरे यार यहाँ पर तो सामने लिखा हुआ था, ये पूरा फॉर्मूला किसके लिए निकाला हमने, एप्सिलॉन आर के लिए या फिर k के लिए, समझ में आ रहा है,
ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, इस एप्सिलॉन आर के बराबर है या फिर के बराबर, दोनों एक ही चीज होती है। ठीक है, कहीं एप्सिलॉन आर लिखा हुआ है चाहे कैपिटल के लिखा है, दोनों एक ही चीज लिखी हुई है, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? अभी खत्म नहीं हुआ, अभी एक और चीज सिखाएंगे इसी में, इसका यूज करेंगे क्यू वाले का। ठीक है, देखना बहुत मस्त चीज बन जाएगा। तो क्यू आई की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं मैं। अगर हमें कुछ नहीं पता है, हमें के पता है, क्यू पता है, और हमसे ये पूछ दिया किसी ने कि मेरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब पर कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, ठीक है, कितना चार्ज इंड्यूस हुआ, तो क्यू आई कैसे निकालेंगे, देखिए डायरेक्टली कैसे करते हैं। नेक्स्ट करते हैं, मैं इस पे लिखूंगा फिर मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये टॉपिक, चल यहीं लिख देते हैं यार, कोई नहीं। ठीक, क्या जाएगा, क्यू अपॉन क्यू माइनस क्यू आई इज इक्वल टू के या फिर एप्सिलॉन आर, ताकि आप पहचाने नहीं क्या पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको अगर हम रीअरेंज करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा, क्यू आई इज इक्वल टू 1 माइनस, लिखे थे साथ साथ में, 1 माइनस 1 अपॉन के इंटू, हमने बस क्यू को कॉमन लिया है। ठीक है, क्यू कॉमन लिया, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो क्यू आई का एक फॉर्मूला बन गया। अगर तुम्हें क्यू आई नहीं दिया हुआ है और आपसे कह रहे हैं, आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया लेकिन आपको ये नहीं बता रहे कि चार्ज कितना है, और आपको सिग्मा के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं, तो सिग्मा आई भी ऐसे निकल सकता है। सिग्मा आई इक्वल हो जाएगा सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। अगर देखा जाए, इधर देखो, किसी को दिख नहीं रहा है तो इधर देखो, बस ये किया हमने, कुछ नहीं किया है, इसी फॉर्मूले को बना लिया। चार्ज पर यूनिट एरिया ही तो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो मैंने इसी को यहाँ बना दिया। मैं अभी मिटा दूंगा बॉस, नहीं तो मेरे दो फॉर्मूले डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, पता होना चाहिए कैसे बन रहा है। ठीक, ओके, ये सब क्वेश्चंस के लिए हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको पता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स के रिलेशन में। तीसरा जो फॉर्मूला होता है, एक तो आपने पढ़ा था C इक्वल टू Q अपॉन V, एक पढ़ा था आपने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, और एक हमने जो बाद में पढ़ाया था एरिया और सेपरेशन के रिलेशन में, वो क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक, तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर डायरेक्टली स्लैब को भूल जाएं तो इसका मतलब है कि प्लेट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A होता है और उनके बीच सेपरेशन कितनी है, D, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा पहला प्लेट कैपेसिटर का C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा, अगर मैंने कहा कि वो एज टू एज भरा हुआ है, कहीं पर भी गैप नहीं है, बहुत मिनिमम गैप है, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। मैं कह दूं कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है वो अप्रोक्सीमेटली बराबर है हमारे जगह जितनी है सेपरेशन को कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर तब तो इसका मीडियम ले लो बस, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा डायरेक्टली, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू A अपॉन D। D इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जो सेपरेशन है वो आपके थिकनेस के बराबर। ठीक, ये केस है। लेकिन अभी लड़की पीछे ये कह रही थी कि सर D माइनस कुछ कर दो, है ना, ये महक कह रही थी। अब वही वाला केस आ गया। अब मैंने बोला नहीं, मैंने एक पतली सी शीट लेनी है जिसकी थिकनेस कितनी है, T है, और अब आपको अच्छे से पता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगी वो हमेशा मेरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपके पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला है। कहेंगे कहाँ पड़ा हुआ था, मैं कहूंगा यार इतनी देर से आपको E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कह लो, या फिर एप्सिलॉन R या फिर K वाला जो फॉर्मूला पढ़ाया उससे दिख जाता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है वो क्या हो जाएगा, K अपॉन E नॉट, या फिर E नॉट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ भी आप कर लें। तो उस तरीके से अगर हम देखा जाए, उल्टा हमने लिख दिया क्या, भरा हुआ अंदर वाला आपको लिखना था। ठीक है, तो वहां से आप करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो, आपकी E नॉट, अच्छा वही लिखा था लेकिन बस वो E नॉट जो है वो आपका बाहर वाली को ले लिया है। ठीक, इसलिए ठीक है, हमें E निकालना था तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अरे भाई मैंने E के फॉर्म में नहीं, मैंने E नॉट के लिख दिया था, लिखना हमें क्या था, E के लिए था। ये इंड्यूस वाला है और ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E नॉट इज इक्वल टू EI इंटू K। तो EI क्या हो जाएगा, E नॉट अपॉन
यही तो होगा ना, यही तो लिखा हुआ है यार, ठीक है, यही तो सेम लिखा हुआ है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सी बात है। हम अगर देखें तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 3 अलग अलग फेजेस में होगी। एक आपकी अगर देखा जाए तो एक पहला फेज है एयर मीडियम, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पर क्या है मीडियम एयर, बस इतनी दूरी के लिए जितनी थिकनेस कितनी है टी, उसमें ही इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी, बाकी जगह तो ई नॉट ही रहेगी, है ना, रहेगी कि नहीं रहेगी, ठीक। तो अगर हम देखा जाए एयर का मीडियम कैलकुलेट कर लें तो कितना आ जाएगा, अगर टोटल डी सेपरेशन है तो डी माइनस टी वो वाला रीजन है जहां पर आपका मीडियम एयर है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली हम ई नॉट पुट कर देंगे। लेकिन जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ई नॉट प्लस फिर यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाला निकालेंगे और उसके बाद आंसर उसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। चलिए कोशिश करते हैं, लिखिए यहाँ जो हेडिंग लिखिए इफ कैपेसिटर इज पार्शियली फिल्ड, हमने क्या कर दिया, पार्शियली फिल कर दिया, तो क्या होगा, क्या मैं इन सबको इरेज कर दूं बाहर वाली चीजें, yes. क्या ये अपॉन डी, तो वही तो बोला हमने तेरे से, हमने शुरू ही से किया था बेटा, हाँ तो क्या दिक्कत है, क्या हुआ अभी आई हो झाकी हो गई, कोई बात नहीं, कोई नहीं, होता है कभी कभी हो जाता है, ठीक है। इफ कैपेसिटर इज पार्शियली फील्ड, हमने क्या कर दिया पार्शियली फील्ड, क्या कहने का मतलब है कि पूरा जो बीच में सेपरेशन है हर जगह पर आपका स्लैब नहीं होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक स्लैब will be equal to what, बताइए, E is equal to क्या आ जाएगा बताओ, E नॉट अपॉन एप्सिलॉन R, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये वाला आया था, ये क्यों कर रहे थे, E नॉट मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड थी और E इंड्यूस मेरे अगेंस्ट भी थी, इसको सॉल्व करके तो E मिला था, और यहां से देखो आखिरी तक सॉल्व करने के बाद नीचे लिखा हुआ हम लोग ने कि E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू K का मतलब एप्सिलॉन R ही तो था, तो हमने डायरेक्टली उसी का तो यूज कर लिया। इसके अंदर हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जो है वो इस दिशा में क्या होगी, वो E के बराबर होगी कि नहीं होगी, वो डायरेक्शन क्या होगी, ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली ना मैंने, तो मैंने ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन कर दिया इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, पहले बता दे रहा हूँ। तो अब इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी बाहर वाले से कम होगी मानते हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में तो होगी, और इसका फॉर्मूला क्लियरली आपको पहले से पढ़ा दिया गया है कि यार ई नॉट बाहर वाली मतलब एयर मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय जो अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन आर, या फिर उसको के भी लिखते हैं, क्या भाई, तो ई की वैल्यू क्या होगी, कहोगे ई को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और के को नीचे भेज दीजिए, के इधर आ गया नीचे, तो क्या बन जाएगा भाई साहब, यही तो बनेगा यार, है ना, चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक। आगे V की वैल्यू क्या होगी, अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या होगा बताओ, V इज इक्वल टू क्या होता है E इंटू डी, है ना, तो डाइलेक्ट्रिक वाला जहां पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसको छोड़ो, एयर वाले के लिए फॉर्मूला तो याद होगा ना, तो V इज इक्वल टू एक तो क्लियर आ जाएगा E नॉट इंटू डी माइनस टी, डी माइनस टी वो एरिया है, वो रीजन है जहां पर मीडियम एयर है, डी माइनस टी, डी टोटल था, टी घटा दिया मतलब ये वाला रीजन बचा और ये वाला, इसमें तो पोटेंशियल आपका यही होगा ना E इंटू डी से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी E नॉट, है ना। उसके बाद आपका नेक्स्ट रीजन क्या है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको पता है एक फॉर्मूला और आपको पता है, क्या पता है फॉर्मूला बताओ भाई, बताओ, V नॉट अपॉन V इज इक्वल टू E नॉट अपॉन E इज इक्वल टू K यानी कि एप्सिलॉन R, हम लोग इसका यूज कर सकते हैं क्या, 15 हो रहा है अभी, तो मेरा टाइम खत्म हुआ है, ब्रेक का टाइम शुरू हो रहा है, 10 मिनट में क्या ब्रेक, चलो चलो जल्दी जल्दी करो। तो क्या लिखोगे, अब यहाँ पर सर नई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो जाए
ई इंटू टी लिख दें, हाँ ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग ई नॉट को कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, b माइनस टी अंदर बचेगा प्लस e अपॉन ई नॉट इंटू टी। डायरेक्टली ये लिख दे तो दिमाग खराब हो जाता है आपका, आप कहते सर क्या पढ़ा रहे हो, है ना। सिंपल है कि नहीं। एक फॉर्मूला याद कर लो, v इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है, ठीक। e इंटू डी, डी का मतलब क्या होता है, जो इनकी सेपरेशन है। तो जब e जो है आपका बदल रहा है अलग अलग जगह पर, तो उसकी वैल्यू भी v की बदलेगी कि नहीं बदलेगी। तो इस जब एयर वाले मीडियम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें, जहां जहां एयर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। तो इसका मतलब फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल टू ई नॉट इंटू वो वाला जितना एरिया है, तो जितना रीजन है, तो ये हो जाएगा d माइनस टी, क्योंकि टोटल कितना है d, उधर t घटा दिया, बचा हुआ जितना होगा वहां पर एयर है, जहां एयर है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट हो जाएगी। तो वहां पर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नॉट इंटू डी माइनस टी कर दिया हमने। फिर हमने देखा ये पूरा हमारा कवर नहीं हुआ, अभी मेरा एक यहाँ पर स्लैब है जिसके अंदर फिर से v की वैल्यू बदल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो पहले वो लिख लो जो पता है, फिर प्लस करके अब हम इसमें चले गए, इसमें गए देखा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गई, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ई आ गई, ठीक है। अब ई इंटू फिर से हम क्या कर देंगे, इसकी जो थिकनेस है तो ई इंटू टी कर देंगे, तो इसका पोटेंशियल मिल जाएगा। तो हमें दोनों अलग अलग पोटेंशियल मिल गए, और कुछ नहीं आता तो जोड़ देंगे, है ना। वही क्या, जोड़ दिया, फिर ई नॉट को कॉमन ले लिया, जहां ई नॉट था वहां पे तो 1 आ गया, जहां नहीं था वहां डिवाइड हो गया। समझ में आ रहा है, कॉमन लेना आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता कॉमन लेना कोई बात नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स की बैकलॉग क्लियर कर लेना, ठीक है। भरा गया अभी यहाँ पर ऐसे। फिर क्या क्या करोगे भाई, कैपेसिटेंस तक जाना है हमें, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपके पास वो बगल में लिखा हुआ फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर लेना। यहाँ क्या आ गया, एक एप्सिलॉन R आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं T अपॉन एप्सिलॉन R, लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। और यहाँ पर आप बाहर ई नॉट को क्या लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। अरे यार एक रिलेशन यहाँ पढ़ के आ रहे हो पीछे, इतना बढ़िया बॉक्स बनाया है सुंदर सुंदर सा, इसका भी इस्तेमाल कर लेना कभी जिंदगी में, वो लिखा है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए लिखिए, सिग्मा अपॉन v इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस e अपॉन टी हो जाएगा ना, ई अपॉन ई नॉट को मैंने एप्सिलॉन ले लिया, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्मॉल टी क्या, थिकनेस अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब सिग्मा को आप क्यू अपॉन ए लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए फटाफट। तो यहां से आ जाएगा v इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर, ठीक है। और C की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन V। अब उठा के सारी वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंटायर स्पेस वाला आ गया है, यहां लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। देन इसका क्या होगा, कैपेसिटेंस, ये तो आपका हो गया, ठीक है। देन C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V, Q कट जाने वाला है, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन R, देखा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन। क्योंकि देखिए जरा ऑनलाइन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये हो सकता है ना दिख रहा हो, हाँ नहीं दिख रहा। बेटा ये तो कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिए C इज इक्वल टू Q अपॉन V किया है और V की वैल्यू उठा के पुट कर दी है, तो रुको अच्छा मैं लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इस हेडिंग का नहीं चल रहा है, पीछे हेडिंग की चल रहा है, ठीक है। तो Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, V की वैल्यू क्या थी बताओ, Q upon A epsilon naught अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और बगल में क्या है D minus T plus T upon
ब्रैकेट में है t माइनस टी प्लस टी अपॉन, एप्सिलॉन आर। ठीक है, देखो ये न्यूमरेटर चल जाएगा और क्यू क्यू कट जाएगा, हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई t माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। ये हो गया तेरा कैपेसिटेंस, ठीक है, ठीक। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।